एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनवीएस की ऑफिशियल आंसर की। जो पेपर हुआ था आपका 8 मार्च 2022 को, ऑफिशियल आंसर की आपकी आ गई है। तो जिन भी लोगों को ऑब्जेक्शन लगाने वो लोग लगा सकते हैं। एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जिन लोगों ने पेपर दिया है वो इस आंसर की को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी लोग पेपर दे के आए थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि जो भी अलग अलग चैनल्स पर पढ़ाया गया वो एग्ज़ाम में आया या नहीं आया। तो वही सब आपको रिव्यू करने के लिए, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो इस पेपर को ज़रूर देख लें कि एनवीएस का पेपर है जो किस तरीके का आता है एग्ज़ाम में, जिससे आपके डाउट्स क्लियर रहें। तो रिसेंट का पेपर है जो मैंने आपको प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करवाया था, जैसे लास्ट टाइम हुआ था 2019 में पेपर हुआ था एनवीएस का। तो क्वेश्चन है जो डिफरेंट है बट पैटर्न वही सेम रहा है। जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए इजी रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो यहाँ पर जो पेपर है ऑफिशियल आंसर की, इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एनवीएस ने जितने भी पेपर उस टाइम पे कंडक्ट करवाए थे, तो जो फीमेल स्टाफ नर्स का जो पोस्ट के लिए पेपर हुआ था उसकी आंसर की को रोक के रखा था, बट जो अभी रिसेंट में आई है, परसों ही ये आंसर की आई है। तो जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किए उन क्वेश्चन को हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग, जीके, जीएस आपके लिए हर एक तरीके के क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, 3 of the following 4 letter cluster are alike in some manner and one is different. Identify the one start is different. तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट लेटर पहचानना था। 3 है जो मिलते जुलते थे किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर आंसर था CHMS। नेक्स्ट वन था यहाँ पर, यदि ए जोड़ को निरूपित करता है, बी गुणा को निरूपित करता है, सी घटाने को निरूपित करता है और डी भाग को निरूपित करता है, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है 20C 36D 9A 18B एंड देन यहाँ पर गुणा किया गया है। तो यहाँ पर आपको निकलेगी कि वैल्यू क्या निकलेगी, तो यहाँ पर वैल्यू निकली है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो है, इफ़ D + C @ R and T + U एंड हैज़ M देन हाउ इज़ T रिलेटेड टू D। यहाँ पर T की और D के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको निकाल के बताना था। जो क्वेश्चन रहा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा है कि A एंड B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। A B के पिता हैं। A @ B मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B। A क्या है, B की मदर है। तो यहाँ पर आपको A एंड B, तो A इज़ द सिस्टर ऑफ B। तो यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, इस ब्लड रिलेशन को आपको निकालना था। तो क्या है, पैटर्नल ग्रैंडसन। नेक्स्ट था, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क सीरीज का क्वेश्चन था 44, 125, 189, 238, 274 एंड एंड नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो वो था 299। माइनस मार्किंग थी, तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया था, जिनसे जो भी चीज़ें नहीं बनी उन्होंने वो छोड़ के रखी। ये काम फिर भी ठीक किया। नेक्स्ट है यहाँ पर, दिलीप वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हिज होम, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 80 मीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 90 मीटर, he finally turns left and walk 120 meter to reach a park. What is the shortest distance between his home and the park? तो यहाँ पर दिलीप है जो कि 60 मीटर साउथ से अपने घर की तरफ जाएगा एंड देन वो लेफ्ट की तरफ टर्न लेगा एंड देन फिर से 80 मीटर चलेगा। तो यहाँ पर आपको होम से उसके पार्क की डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, वो निकली यहाँ पर 50 मीटर। यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए थे अच्छे क्वेश्चन थे, रीजनिंग के और मैथ के आए हुए थे। नेक्स्ट है सेक्शन जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कौन सा विषय है जो सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन में था पशु, तालाबों, जानवरों के प्रति क्रूरता पर रोक, सड़कों और पुलों का निर्माण, शहरी गरीबी उन्मूलन या फिर कृषि विस्तार सहित कृषि। तो यहाँ पर जो 12वीं अनुसूची में शामिल नहीं था वो क्या था, कृषि विस्तार सहित कृषि। ये ऑफिशियल आंसर की, मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर,
AFC महिला फुटबॉल एसोसिएशन कप 2022 का मेज़बान कौन था? तो AFC जो महिला फुटबॉल एशियन कप 2022 रहा है, इसकी मेज़बानी किसने की है? USA ने, भारत ने, UK ने या फिर फ्रांस ने? तो इसकी जो मेज़बानी की है, एक ही है भारत ने। किसने? इंडिया ने। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द रिलेटिव साइज? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं यूकैरियोटिक से क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो क्या रिलेशन है इनके डायमीटर को लेके, साइज डायमीटर को लेके? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? 0.1 to 5.0 μm इन डायमीटर। तो ये क्या है? इनके बीच में डिफरेंस है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्वेश्चन आपका 2019 का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2014-15 से 2018-19 के बीच केंद्र व राज्य द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय जो टोटल GDP है उसके लगभग कितना रहा है? तो 2014 से जो 2015 तक और 18 से 19 के बीच में जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने और स्टेट मिनिस्ट्री ने जो शिक्षा पर, एजुकेशन पर जितना भी पैसा लगाया है, तो उसका टोटल GDP का कितना रहा है? तो टोटल रहा है 3%। कितना रहा है? टोटल 3%। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत का एक बड़ा क्षेत्र शामिल है? तो प्रायद्वीपीय भारत का एक सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर क्या है? तो वो दक्कन क्षेत्र, दक्कन के जो पठार हैं वो यहाँ पर वो इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो वो जो अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है, किससे रिलेट करता है? ऑप्शन में था शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो जो यहाँ पर संविधान से 25 से 26 किससे रिलेट करता है? तो ये करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो वित्तीय संस्थान पूछा है यहाँ पर, तो भारत में बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन में आया था RBI, सेबी, NPCI या फिर IRDAI। तो कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है IRDAI। और यहाँ पर जो IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी। क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बीमा क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र में मुंबई पुणे, झारखंड में छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में गंटूर, फर्स्ट ऑप्शन है केरल में उत्तरी मालाबार। तो यहाँ पर जो क्या है इंडिया के लिए जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वो कौन सा है? तो वो है मालाबार केरला। क्या है? मालाबार केरला। नेक्स्ट है किसमें वर्षा की उपासना के लिए पनिहारी नामक गीत गाया जाता है? तो राजस्थान में पनिहारी नामक है जो गीत गाया जाता है, जिससे बारिश के लिए जनरली गीत गाया जाता है। तो कहाँ पर ये गाते हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट इज टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द क्लासिकल डांस सतरिया बिलोंग? तो सतरिया डांस है जो इंडिया के किस एरिया से बिलोंग करता है? नॉर्थर्न इंडिया से, साउथर्न इंडिया से, ईस्टर्न इंडिया से या फिर वेस्टर्न इंडिया से? तो यहाँ पर जो सतारिया डांस है ये किस स्टेट से या फिर किस एरिया से बिलोंग करता है? तो ये जनरली असम, जो सतरिया है कहाँ का डांस है? असम का। और ये किस एरिया में आता है? इंडिया के ईस्टर्न इंडिया में। 500 साल पुराना डांस है सतारिया डांस। कहाँ का है? असम का, जो कि ईस्टर्न एरिया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वयस्कों में विटामिन डी की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एडल्ट्स में पूछा है विटामिन डी की कमी से क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स। ऑप्शन में मोनोन्यूक्लियोसिस, ग्लूकोमा, ट्यूबरक्लोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो आंसर है आपका यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना था। तो यहाँ पर एक ताल कटोरा युद्ध है जो बताया है। दिल्ली का पहला युद्ध मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच हुआ।
मराठों ने मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया और सुप्रशिक्षित मुगल सेना को पराजित किया। हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब मुगल साम्राज्य को मराठों के घुसपैठ से बचाने के लिए हैदराबाद से निकले, लेकिन वे भोपाल की लड़ाई के निर्णायक रूप से पराजित हुए। तो ये कौन सा युद्ध हुआ था? जो कि पहला युद्ध मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच हुआ था, तो ये था ताल कटोरा युद्ध। कौन सा युद्ध था? ये था ताल कटोरा युद्ध। नेक्स्ट में भी यहाँ पर यही कहा गया है। तो जो यहाँ पर प्लासी का युद्ध, यहाँ पर जो युद्ध पूछा है, जो यहाँ पर एक मराठा एम्पायर और दिल्ली के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो सेम यहाँ पर वही है। पैसेज इंग्लिश में है, लेकिन युद्ध हुआ कब था? तो ये ताल कटोरा युद्ध जो पूछा है कब हुआ था? ये हुआ था 1737 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि मुगल सम्राट कौन थे। तो आपको फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि पहला युद्ध मराठा साम्राज्य और मुगल के बीच हुआ। मराठों ने मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया और जो मुगल की सेना थी उसको हरा दिया। फिर हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब है जो मुगल साम्राज्य को मराठों के घुसपैठ से बचाने के लिए हैदराबाद निकले, लेकिन वो भी फिर हार गए। तो युद्ध क्या था? युद्ध था ताल कटोरा युद्ध। हुआ कब था? 1737 में। एंड इसमें जो मुगल सम्राट कौन थे जो पराजित हुए थे मराठाओं से? तो वो थे मोहम्मद शाह। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ में पूछा है, मराठा साम्राज्य के उस पेशवा का नाम क्या है जिन्होंने अनुच्छेद में उल्लिखित युद्ध में भाग लिया? तो यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य के पेशवा कौन थे? तो जो मुगल राजा थे उस टाइम पर वो कौन थे? मोहम्मद शाह। अब यहाँ पर मराठाओं की तरफ से पेशवा कौन थे? बाजीराव बल्लाल। कौन थे वो? बाजीराव बल्लाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 से जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक बताया गया है, इसमें एक ही कॉम्प्रीहेंसिव है, बट उसमें पूरा युद्ध कौन कौन लड़ा है और कौन हारा है या जीता है वो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। नेक्स्ट आया था लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो इसमें आपको इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे। इन कनेक्शन विद द रैगिंग हैव यू फाउंड आउट अगेंस्ट हुम द प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी। तो प्रिंसिपल के लिए इंक्वायरी का ऑर्डर किसने दिया था? नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आर्डेंट के लिए जो सिनोनिम्स है यहाँ पर क्या है? तो वो है यहाँ पर कीन। नेक्स्ट आया था सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द गिवन पार्ट ऑफ द प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब को यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है जो कंप्लीट करेगा? अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो जो बैड वर्कमैन होंगे, जो अपने काम में सही नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? वो टूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन था नो सूनर हैड रबी टेकन ऑफ हिज जैकेट एंड शूज देन ही फाउंड आउट ही वुड हैव टू लीव अगेन। तो यहाँ पर भी आपके लिए जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है वो भरने के लिए कहे गए थे ऑफ एंड आउट। नेक्स्ट था आइदर और द PhD स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग टू सबमिट हर थीसिस आइदर इन जून एट वर्स्ट इन जुलाई। तो आपको अपनी थीसिस जून तक सबमिट करनी है, अदरवाइज और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। कब तक? जुलाई तक। नेक्स्ट इज द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो यहाँ पर एंटोनिम भरना था आपको डीप के लिए। तो डीप का क्या है यहाँ पर? सैलो। नेक्स्ट था व्हेन आलोक डिड नॉट गेट अ टिकट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन हैज ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड फेल्ट। तो यहाँ पर यदि आपने टिकट, जो आलोक नाम का लड़का है, यदि उसको टिकट नहीं मिली इलेक्शन के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, बाहर घूमने के लिए चला गया। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको एक और कॉम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ दिया गया था जिसको पढ़ के आपको पूरे आंसर देने थे। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ था वो था द ओल्ड लेडी वॉज ग्लैड टू बी बैक एट द ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स वेयर सी लिव्ड। तो एक ओल्ड लेडी है, वो बहुत खुश है, वो जिस ब्लॉक में पहले रहती थी फ्लैट में, वहाँ वापस आ गई है। हर शॉपिंग हैड टायर्ड हर एंड हर बास्केट हैज़ ग्रोन हैवियर विथ एवरी स्टेप ऑन द वे होम। तो उसने इतनी शॉपिंग की कि वो थक गई है, उसकी बास्केट पूरी फुल है। इन द लिफ्ट हर थॉट्स वर थॉट ऑन लंच एंड गुड रेस्ट बट व्हेन शी गॉट आउट एट हर ओन फ्लोर बोथ वर फॉरगेटन इन हर सडन डिस्कवरी दैट हर फ्रंट डोर वॉज ओपन। जब वो वापस आई उसने
मन में थॉट्स चल रहे थे कि रेस्ट करना है खाना लंच करके, बट जब वो घर आई तो उसके डोर क्या थे, ओपन थे। शी वॉज थिंकिंग दैट शी हैड गॉन शॉपिंग आफ्टर हर मेड हैज़ लेफ्ट एंड शी हैड टर्न्ड बोथ द कीज इन देयर लॉक्स। तो उसको याद आया कि वो सोचती है कि जब वो बाहर गई शॉपिंग के लिए तो उसकी मेड ने क्या किया, ताला लगा दिया और दोनों चाबी साथ में लगी। सी वॉक्ड स्लोली इनटू द हॉल एंड एट वंस नोटिस दैट ऑल द रूम डोर्स वर ओपन्ड। तो जब वो धीरे धीरे अंदर गई नोटिस किया कि उसके पूरे घर के डोर हैं जो क्या है, ओपन है। एट फॉलोइंग हर रेगुलर प्रैक्टिस सी हैड शट देम बिफोर गोइंग आउट। लुकिंग इनटू द ड्राइंग रूम सी सॉ अ सीन ऑफ कन्फ्यूजन ओवर बाय हर राइटिंग डेस्क। It was as clear as daylight then. Those burglars had forced an entry in her absence. Her first impulse was to go round all the rooms looking for the thieves. तो उसका फर्स्ट रिएक्शन उसने क्या किया कि उसने चेक किया कि कोई थीप तो नहीं आया है अंदर, बट देन शी डिसाइडेड दैट एट हर एज इट माइट बी मोर प्रूडेंट टू हैव समवन विथ हर, सो शी वेंट टू फेच द पोर्टर फ्रॉम द बेसमेंट. By this time her legs were beginning to tremble, so she sat down and accepted a cup of very strong tea while he telephoned the police. Then her composure regained. She was ready to set off with her porter's assistant to search for any intruders who might be still lurking in her flat. They went through the rooms being carefully. तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लोग इस पेपर को देख रहे हैं, देन आफ्टर आप इसके आंसर इजीली दे पाएंगे. क्वेश्चन था व्हाट इज द राइटर से दैट द ओल्ड लेडी बास्केट हैड ग्रोन हैवियर विथ एवरी स्टेप. तो यहाँ पर उसकी बास्केट को हैवी क्यों कहा है राइटर ने. सी वॉज टायर्ड सो द लोड अपीयर्ड हैवियर. बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसीलिए उसकी बास्केट में जो सामान था उसको क्या लग रहा था, हैवी लग रहा था. नेक्स्ट है यहाँ पर सेम वही पैसेज है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the writer compare the old lady with a bird using the expression veritable magpie. वेरिटेबल मैगपाई से कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि she stashed the things. नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम पैराग्राफ को लेके विच वर्ड कैन रिप्लेस द वर्ड प्रूडेंट. तो प्रूडेंट का जो सेम जो पर्यायवाची है यहाँ पर वो क्या है, वो वाइज. नेक्स्ट है होठों निकली होठों चढ़ी लोकोक्ति का सही अर्थ पहचानो. तो एक लोकोक्ति है होठों निकली कोठों चढ़ी, तो इसका मतलब मुंह से निकली बात सब जगह फैल जाती है. क्या है, होठों निकली कोठों चढ़ी मतलब ये मुंह से निकली बात सब जगह फैल जाती है. नेक्स्ट आया था उद्गत का पर्यायवाची, तो वो था तत्पर. नेक्स्ट निम्नलिखित में से कुछ मुहावरे का अर्थ है भारी कोशिश. भारी कोशिश का मतलब होता है भगीरथ प्रयत्न. नेक्स्ट लेकिन समानाधिकरण समुच्चय बोधक के किस भेद का उदाहरण है, तो ये विरोध दर्शक. नेक्स्ट वन इनमें से कौन सा एथेस्ट का विलोम है, तो अपोजिट है, तो एथेस्ट का विलोम क्या है, कम. नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो वो नहीं है यहाँ पर कोई नौकर. नेक्स्ट रसोइया ने खाना बनाया, वाक्य कौन सा काल बताएगा, तो ये बता रहा है पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि जो रसोइया है वो खाना है जो बना गया है, तो क्या है, रसोइये ने खाना बनाया. नेक्स्ट इज यहाँ पर भी एक आपको पूरा मुहावरा गद्यांश पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज पढ़ना है, देन आफ्टर उसको इसका आंसर देना है. अच्छा समझिए या बुरे, मेरे अंदर एक गुण है जिसे आप बालू में से तेल निकालना समझ सकते हैं. मैं सचमुच ही बालू में से तेल निकालने का प्रयत्न करती हूँ, बशर्ते वह बालू मुझे अच्छी लग जाए. और यह बात अगर छिपाऊँ भी तो कैसे छिपा सकेंगे कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्रेम करता हूँ. मेरा विचार यह है कि इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों और उद्योग और विलय के लेखे जोखे का नाम है. तो यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया है इसमें से आपको इसका आंसर बताना है. क्वेश्चन है लेखक के विचार से इतिहास का साहित्य क्या है. तो जो यहाँ पर राइटर है उसने इतिहास के साहित्य को क्या कहा है, मानव जीवन के सारभूत रस के प्रवाह का साहित्य. पूरी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड, ये देखिए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का. नेक्स्ट है सेम गद्यांश है. क्वेश्चन है लेखक अपने गांव को महत्वपूर्ण क्यों समझता है. वहाँ उन्हें भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास दिखाई देता है, क्योंकि ये अपने गांव को महत्वपूर्ण इसलिए समझते हैं क्योंकि इनके एक छोटे से गांव में ना एक सांस्कृतिक इतिहास है जो दिखाई देता है. नेक्स्ट है यहाँ पर सेम पैसेज है, वो है बालू में से तेल निकालना. बालू में से तेल निकालना मतलब होता है असंभव को संभव कर दिखाना.
नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर नर्सिंग के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए कि आपको जो अलग अलग चैनल्स में अलग अलग सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई गई। मैं पर्टिकुलर एक चैनल की बात नहीं करूँगी, क्या सही में नहीं आपको एग्जाम में कुछ भी आया तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी रिव्यू की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन रिगार्डिंग हेल्थी हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप इंफॉर्मेशन मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल और हैबिट को लेकर, वो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन या फिर एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें आप इंफॉर्मेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे आपकी हेल्थ को लेके, तो वो क्या है? हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, शारीरिक जांच में परिताड़न, परकसन में क्या होगा? ध्वनि सुनने की प्रक्रिया, स्पर्श करने की क्रिया, अवलोकन करने की क्रिया या फिर थपथपाने की क्रिया। तो परकसन में क्या होगा? थपथपाने की क्रिया। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो एनटीडी के लिए कौन सा टेस्ट किया था? मेटल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। कौन सा टेस्ट होता है? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। यदि इसका लेवल ज़्यादा होता है दैट मीन्स बेबी में क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो डेवलप है। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑप्शन में था, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लवेट स्केल का क्या उद्देश्य है? तो लवेट स्केल का यूज़ किया जाता है मस्कुलो स्केलेटल को चेक करने के लिए। ऑप्शन में था इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आकलन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बट जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को चेक करना। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है? सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। क्या आएगा पहले? सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। नेक्स्ट इज, अमाशय किस उदरीय चतुर्थांश एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में स्थित होता है? लार्ज इंटेस्टाइन है, कहाँ पर होती है? होती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। कहाँ पर? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। ऑप्शन में था, सॉरी यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर क्या है? स्टमक। क्या है? स्टमक। तो स्टमक कहाँ पर होता है? एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा थर्ड। ऑप्शन में था लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो आमाशय का मतलब होता है स्टमक। स्टमक कहाँ पर होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी ईयर्स डज द ब्लड कैन बी स्टोर्ड इन ऑटोलोगस डोनेशन और इलेक्टिव फ्लेबोटॉमी। तो ऑटोलोगस डोनेशन के थ्रू या फिर इलेक्टिव फ्लेबोटॉमी के बाद जो ब्लड है उसको कितने साल तक आप स्टोर करके रख सकते हैं? तो ऑप्शन में था अप टू 7 ईयर, अप टू 5 ईयर, अप टू 2 ईयर या फिर अप टू 10 ईयर। तो एटलीस्ट 10 साल तक है जो हम इस ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड। तो आर्टिकुलर सरफेस से पूरे तरीके से जॉइंट्स का क्या होना? डिस्प्लेस होना क्या कहलाएगा? कहलाता है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। ऑप्शन में था स्ट्रेन, स्प्रेन, सबलक्सेशन। राइट आंसर है यहाँ पर आपका डिसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, अ हॉलो और क्रैक्ड पॉट साउंड इज हियर्ड ड्यूरिंग परकशन ऑफ स्कल इज कॉल्ड। तो जो साइन क्या है यहाँ पर? मैक्विन साइन है, जो कि जो क्रैक पॉट साउंड आपको सुनाई देगा तो एक इस टाइप का साइन है, ये है मैक्विन साइन। कौन सा साइन है यहाँ पर? ये है मैक्विन साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंतरंग क्षेपण, एबिसरेशन क्या उद्देश्य है? तो एबिसरेशन का क्या उद्देश्य है? भ्रूण का जीवन बचाना, गर्भावस्था को रोकना, बल्क को कम करना या फिर माँ और भ्रूण दोनों को पुनर्जीवित करना। तो यहाँ पर जो एबिसरेशन की प्रोसेस है इसका मतलब क्या है? इसका जो मेन है वो क्या है? बल्क को कम करना। भ्रूण का जो बल्क है, सर्जिकल टेक्निक होगी जनरली इसमें भ्रूण के बल्क को क्या करना है? कम करना है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन में था स्लीपिंग डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या फिर ईटिंग डिसऑर्डर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिचर्म कोशिकाओं के पुनरुत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? तो एपिथेलियल सेल्स की रीजनरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या है? तो वो है यहाँ पर केरेटिनोसाइट्स। ऑप्शन में था मार्केल की कोशिकाएं, मेलेनोसाइट्स, लैंगरहैंस और केरेटिनोसाइट्स। तो जो एपिडर्मल सेल्स के रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? वो है केरेटिनोसाइट। नेक्स्ट इज थानाटोफोबिया।
थनाटोफोबिया का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। ऑप्शन में था शादी का डर, जिसको गेमोफोबिया कहेंगे, जिंदा दफन होने का डर, मृत्यु का डर, या फिर आग का डर। तो थैनेटोफोबिया का मतलब होगा मृत्यु का डर, मरने से डरना। नेक्स्ट है, भ्रूण को कब मानव के रूप में विभेदित किया जा सकता है? जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसको मानव के रूप में कब है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 8 वीक, 2 वीक, 6 वीक या फिर 4 वीक में? तो ये हम कब कर सकते हैं? 8 वीक में। नेक्स्ट इज सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग में निवारक मनोविकार चिकित्सा प्रिवेंटिव साइकेट्रिक का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग में जो प्रिवेंटिव साइकेट्रिक का मॉडल है किसने दिया था? गेराल्ड कपलान ने। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो जो कपाल तंत्रिकाएं हैं कितनी होती हैं? क्रेनियल हैं जो कितनी होंगी? वो होंगी 12 पेयर। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया था? तो ये किया था इंडिया में 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इन द ब्लड? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कॉर्टिसोल का लेवल जब ज़्यादा होगा तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिसीज या फिर एक्रोमेगाली? तो कॉर्टिसोल लेवल जब ब्लड में ज़्यादा होगा तब जो डिसीज डेवलप होगी वो क्या होगी? कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? तो ओसीडी किसको कहेंगे? ऑप्शन में था रिपीटेड थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न, बाइपोलर डिसऑर्डर, रिकरेंट फेलियर टू रेसिस्ट इम्पल्सिस या फिर फॉल्स परसेप्शन? तो ओसीडी यहाँ पर क्या कहलाएगा? रिपीटेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसे सेकंड प्रोसेस नोसिसेप्टिव पेन के नाम से जाना जाता है? तो ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है इसके लिए कौन से दूसरा नाम यूज़ किया जाता है? सेकंड प्रोसेस नोसिसेप्टिव पेन। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑन विच एरिया डज द मेडिकेशन एक्ट ऑन बकल एडमिनिस्ट्रेशन? तो बकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी मेडिकेशन जाएगी? म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगी, मसल्स पर, ब्लड वेसल्स अंडर द टंग या फिर डर्मिस पर? तो बकल एडमिनिस्ट्रेशन जो सबलिंगुअल मेडिसिन दी जाती है कहाँ पर आपके काम करेंगी? म्यूकस मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन? तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन में था प्रमोट द कंफर्ट, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, मेंटेन पीसफुल एनवायरनमेंट, प्रमोट डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन पैथोजेंस। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा इम्यूनोग्लोबुलों के प्लेसेंटा झिल्ली के आर पार स्थानांतरण की प्रकृति के रूप से उत्पन्न होती है? तो कौन सा यहाँ पर इम्यूनिटी पूछा है कि प्लेसेंटा क्रॉस करके जो बेबी में इम्यूनिटी डेवलप होगी वो किस टाइप की है? इनेट, पैसिव एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड या फिर एंटीजन? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि बेबीज में प्लेसेंटा के थ्रू है जो डेवलप होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी HIV की प्राथमिक लक्ष्य कोशिका हैं? तो HIV की जो प्राइमरी टारगेट सेल्स है वो होती है CD4 T सेल्स काउंट। इसमें CD4 T सेल्स काउंट लेस देन 200 तक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा CD4 प्लस T सेल्स। ऑप्शन में था CD4 प्लस T सेल्स, बी लिम्फोसाइट, ट्रांजिशनल बी कोशिका या फिर प्लाज्मा और स्मृति कोशिका। नेक्स्ट वन इज, गर्भ के सिर, फीटल हेड और मैटरनल पेल्विस के बीच में जो एक असमानता आएगी उसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अनस्टेबल लाई या फिर माल पोजीशन या फिर सिफेलो पेल्विक डिसप्रपोर्शन? तो फीटल हेड और मैटरनल पेल्विस के बीच में जो असमानता होगी, एबनॉर्मलिटी होगी, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी CPD, सिफेलो पेल्विक डिसप्रपोर्शन। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ प्राइमरी लिंक इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज? डिसीज डेवलप होने में प्राइमरी लिंक क्या है? इन्वायरमेंट, होस्ट, हेल्थ या फिर एजेंट? तो प्राइमरी लिंक का काम कौन करेगा? एजेंट, जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो। नेक्स्ट इज, विच वन इज द फॉलोइंग इज एन एंटीमेनिक ड्रग? तो एंटीमेनिक ड्रग कौन सी है? लिथियम कार्बोनेट, बर्माप्रिल, इमिप्रामाइन, डायनफ्लाड्रमाइन? तो यहाँ पर जो एंटीमेनिक ड्रग है वो क्या है? लिथियम कार्बोनेट, मैनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में रेडियोग्राफी में बूट के आकार का
हृदय प्रदर्शित होगा। तो जो जो रेडियोग्राफी होगी, एक्सरे होगा, उसमें बूट शेप्ड हेड किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन में था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या फिर आउटिक स्टेनोसिस। तो बूट शेप जूते का शेप दिखाई देगा हार्ट का, तो एक इसमें होगा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का एट टर्म में कितना वेट होता है? तो होता है 500 ग्राम। बेबी के वेट से 1/6 होगा, बट यहाँ पर प्लेसेंटा का टर्म वेट पूछा है तो 500 ग्राम। ऑप्शन में था 800 ग्राम, 1000 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 500 ग्राम। नेक्स्ट वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्रोपैची किसे कहा जाता है? पलकों का बहिष्करण, थायराइड ग्रंथियों का बढ़ जाना, उंगलियों का डिजिटल क्लबिंग और सूजन या फिर अस्थियों का नरम हो जाना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्रोपैची कहलाएगा, जो फिंगर्स हैं उनमें क्लबिंग और स्वेलिंग देखने को मिलना। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ डायरिया इज कॉमन फॉर चाइल्ड विथ क्रॉन्स डिसीज। तो क्रॉन्स डिसीज में कौन सा डायरिया है जो कॉमन होगा? सेक्रेटरी, एक्सीडेटिव, मोर्टेलिटी रिलेटेड डायरिया या फिर ऑस्मोटिक डायरिया। तो जो यहाँ पर डायरिया होगा बच्चे को यदि क्रॉन्स डिसीज है तब वो डायरिया क्या होगा? यहाँ पर एक्सीडेटिव डायरिया। तो यहाँ पर एक्सीडेटिव डायरिया का मतलब होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में किसी भी तरीके का डैमेज होना। तो जो स्टूल डायरिया होगा तो उसमें स्टूल आएगा, उसमें ब्लड, म्यूकस, ये सभी चीज़ें भी रहेंगी और ये जनरली किसी इन्फ्लामेशन और इंजरी के कारण होता है। तो क्रॉन्स डायरिया में जो डायरिया किस टाइप का होगा? एक्जीक्यूटिव डायरिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हार्मफुल एंड हार्मलेस वेस्ट। तो हार्मफुल और हार्मलेस वेस्ट को सेपरेट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, डीकंटामिनेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। हार्मफुल और हार्मलेस दोनों टाइप के वेस्ट को यदि हम अलग करते हैं तो क्या कहलाएगा? सेग्रीगेट करना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे तैराक के कान स्विमर सीयर के रूप में जाना जाता है? स्विमर सीयर के रूप में किसको जाना जाता है? ओटाइटिस मीडिया, स्टाई, ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर एम्ब्लोपिया। तो जो लोग स्विमिंग करते हैं उनके कान में पानी भरने के चांसेस होते हैं, वो आपके अंदर तक नहीं जाता, जो एक्सटर्नल पार्ट है वहीं तक रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं? ओटाइटिस एक्सटर्ना, स्विमर ईयर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा होस्ट और कीटाणुओं के बीच एक अवरोध का निर्माण करता है? तो जो होस्ट है और जो एजेंट है दोनों के बीच में कौन है जो कि एक बैरियर का काम करेगा? स्टरलाइजेशन, पीपीई, डिसइंफेक्शन या फिर आइसोलेशन। तो यहाँ पर जो होस्ट और एजेंट इन दोनों के बीच में कौन बैरियर का काम करेगा? तो वो होगा पीपीई किट और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विष तंत्रिका पेशीय संधि दैट मीन्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन को अवरुद्ध करता है? तो यहाँ पर जो जीवाणु विष जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए जो एसिटाइल कोलिन है उसके जो फ्लो है उसको क्या कर रहा है? रुकावट कर रहा है वहाँ पर। तो क्या है? बॉटुलिज्म। क्या है वो? बॉटुलिज्म। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू एन एम्ब्रियो और फीटस और बेबी इज कॉल्ड। तो जो इन्फेक्शन मदर से बेबी में बाय प्लेसेंटा के ट्रांसमिट होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे गर्भयुक्त गर्भाशय की अंतर्गसय एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम है उसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेसिडुआ। ऑप्शन में था मोरूला, कोरियन, डेसिडुआ या फिर एमनियन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट हैज रिकरेंट सडन एपिसोड्स ऑफ इररेसिबल स्लीप अटैक ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सडन एपिसोड है, इरिवर्सिबल है, स्लीप अटैक होंगे जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, वो क्या कहलाएगा? नार्कोलेप्सी। ऑप्शन में था कार्डिडियन, रिदम स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया या फिर नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इट्स स्पोर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करने के साथ साथ उनके स्पोर्स को भी एलिमिनेट करना, डिस्ट्रक्शन करना क्या कहलाएगा? डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग या फिर स्टरलाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कहलाती है स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी बोन्स फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटल। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80। ऑप्शन में था 206, 70, 126 या फिर 80। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भ में फेफड़ों की परिपक्वता के लिए
प्रसव पूर्व माँ को दी जाती है, तो फीटल लंग मैचुरेशन के लिए प्री टर्म लेबर में कौन सी मेडिकेशन देते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन, बीटामेथासोन, मेटक्लोप्रामाइड या फिर मेटोप्रोलोल। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको पढ़ा है कि प्रसव पूर्व प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, इससे फीटल लंग मैचुरेशन के लिए जो मदर को दवा देंगे वो क्या होगी? बीटामेथासोन। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस की किस स्टेज में हीमोग्लोबिन दिखेगा? रेटिकुलोसाइट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज या फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। तो हीमोग्लोबिन दिखेगा एरिथ्रोपोइसिस की इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आँखों में रंग विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है? तो रंग को डिफ्रेंशिएट पहचानने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? विट्रस ह्यूमर, रॉड्स, कॉन्स या फिर एक्वस ह्यूमर। तो होगा यहाँ पर कॉन्स। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पेशी अरेखित मतलब नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है? तो नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कौन सी है? नॉन प्लेन, कंकाल, हृदय या फिर चिकनी मांसपेशियाँ। तो यहाँ पर जो मांसपेशी जो रिस्पॉन्सिबल है नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, तो वो कौन सी? वो चिकनी मांसपेशियाँ। नेक्स्ट इज डिल्यूजन क्या है? ऑप्शन में है किसी विशेष वस्तु या स्थिति का भय, मानसिक भ्रम और उत्तेजना की स्थिति, झूठी व्यक्तिगत मान्यता। मतलब कि जो चीज़ है नहीं उसके बारे में आपको लगेगा कि है, तो क्या है? झूठी व्यक्तिगत मान्यता मीन्स डिल्यूजन। नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। तो ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन किसको कहेंगे? ऑप्शन में था दृष्टि की झूठी अनुभूति, ध्वनि की झूठी अनुभूति, चीज़ों की झूठी अनुभूति या फिर गंध की। तो ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर? गंध, स्मेल की झूठी अनुभूति। नेक्स्ट इज हु प्रपोज द 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेज किसने दी थी? पियागेट ने, लॉरेंस कोलबर्ग, सिगमंड फ्रूड या फिर अन्ना फ्रूड ने। तो मोरल डेवलपमेंट की जो 6 स्टेज दी थी किसने दी थी? वो दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी 6 स्टेज थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनल लेयर दैट डेवलप्स बॉन्ड, कार्टिलेज, किडनी एंड कैविटी ऑफ फीटस। तो जर्मिनल लेयर है जो कि बोन्स, कार्टिलेज, किडनी और यूट्रस की कैविटी को डेवलप करेगी, वो क्या है? एंडोडर्म लेयर, मीजोडर्म, पेरिडर्म या फिर एक्टोडर्म। तो ये कौन सी लेयर है? मीजोडर्म लेयर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी। तो पूरी कम्युनिटी का प्रॉपर असेसमेंट क्या कहलाएगा? 5 ईयर प्लान, हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी डायग्नोसिस या फिर हेल्थ फॉर ऑल। तो असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पूरी कम्युनिटी का क्या कहलाएगा? कम्युनिटी डायग्नोसिस। नेक्स्ट था यहाँ पर 30 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जिनकी एज 30 से 65 साल है उनमें सर्वाइकल स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग की जानी है। तो यहाँ पर कौन सी विधि है जो सही होगी? मेमोग्राफी, DCBE, कोलोनोस्कोपी और डबल कॉन्ट्रास्ट बैरियम एनीमा, HIV परीक्षण और पैप परीक्षण के साथ सह परीक्षण या फिर पैप टेस्ट। तो स्क्रीनिंग के लिए 30 से 60 साल में आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ साथ पैप टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कारण है वो क्या है? वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस के साथ साथ आपको पैप टेस्ट भी करवाना है। नेक्स्ट इज डिस्टेंसिबल वजाइना को अंतर्लंबित होने में कितना समय लगता है? दैट मीन्स जो वापस जो ऑर्गन है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वापस है जो वजाइना को कितना टाइम लगेगा रिवर्ट होने में नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में? तो होगी 4 to 8 वीक्स में। जनरली 6 वीक का टाइम होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आंसर होगा आपका 4 to 8 वीक्स। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इनलार्ज ड्यू टू मलेरियल इन्फेक्शन। तो मलेरियल इन्फेक्शन में कौन सा ऑर्गन है जो बड़ा होगा, लार्ज होगा? स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियाज या फिर स्टमक। तो जो ऑर्गन इनलार्ज होगा वो क्या होगा? स्प्लीन। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेके, तो इसमें से आपको बताना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पूरा टॉपिक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजी रहे क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन है यहाँ पर When a fertilized egg implant itself outside of the womb, usually in one of fallopian tube, can be diagnosed as। तो यदि जो एग का जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका इम्प्लांटेशन
वूम के बाहर हो जाए, यूट्रस में हो जाए, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो क्या डायग्नोस होगा? ये होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पर जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेके दिया है, फिर आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सेम पैसेज यहाँ पर वो ही दिया है। अब इसमें से भी क्वेश्चन है कि ड्रग यूज टू ट्रीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ लो एससीजी लेवल। कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी एससीजी के लेवल को क्या करने के लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए लो एससीजी लेवल के साथ। तो अब जिन्होंने ये पूरा पढ़ा है पैराग्राफ, उसको समझ में आएगा। ऑप्शन में था डबल डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट मेडिसिन, सर्जरी, सिंगल डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट मेडिसिन। अब यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर साफ कहा है पेशेंट विथ रिलेटिवली लो एससीजी लेवल वुड बेनिफिट फ्रॉम द सिंगल डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट प्रोटोकॉल। तो मीथोट्रेक्सेट प्रोटोकॉल के तहत सिंगल डोज है जो एससीजी लेवल के लो के साथ ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेम पैसेज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग दैट ट्रांसपोर्ट द एग फॉर द ओवरी टू द फीटस। तो ओवरी से यूट्रस तक है जो एग को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो वो है फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन में था एंडोमेट्रियल टिश्यू, ओवरीज या फिर स्पर्म्स। तो जो एग को ओवरी से, एग का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? ओवरी में, ओवुलेशन की प्रोसेस होगी ओवरी में। बट जो ओवरी से यूट्रस तक कौन है जो इस एग को भेजेगा? तो वो होगी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेम पैसेज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस व्हेन अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी इज फाउंड इन वुमेन हु वांट टू प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी। तो यहाँ पर अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है, बट जो वुमेन है फर्टिलिटी को प्रिवेंट करना चाहती है तो वो क्या करवाएगी? हिस्टेरेक्टोमी, ओफेरेक्टोमी, लाइनियर साल्फिंजेक्टोमी या फिर साल्फिंजेक्टोमी। तो अब यहाँ पर आप पूरा पैसेज पढ़िए जिससे आपको ये समझ में आए कि यदि आप क्या करना, नेक्स्ट टाइम कंसीव करना चाहते हैं, अपनी फर्टिलिटी को बचा के रखना चाहते हैं, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट आप यहाँ पर क्या लेंगे? तो वो होगा यहाँ पर लाइनर साल्फिंजेक्टोमी। क्या होगा? लाइनर साल्फिंजेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिवर सिरोसिस के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्वेश्चन है। लिवर सिरोसिस साफ इन्होंने पूरा टॉपिक दिया है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर जो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे तो आपको वो क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लिवर कैंसर ऑफन सीन इन पीपल विथ क्रॉनिक लिवर डिसीज लाइक सिरोसिस। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो लिवर कैंसर का देखने को मिलेगा जिसको क्रॉनिक लिवर डिसीज है जैसे कि सिरोसिस, तो कौन सा होगा? हेपेटोसाइट, हेपेटिक स्टेलेट, हेपेटोसेल्युलर या फिर हेपेटिक साइनसॉइड्स। मोस्ट कॉमन फॉर्म होगा वो क्या होगा? हेपेटोसेल्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेम पैसेज लिवर सिरोसिस को लेकर ही क्वेश्चन है। इंक्रीज्ड प्रेशर इन द पोर्टल वीनस सिस्टम इज ड्यू टू। तो पोर्टल वेन क्या करती है? ब्लड की सप्लाई करेगी किसको? लिवर को। अब पोर्टल वेनस सिस्टम में यदि ज़्यादा प्रेशर होता है तो क्या होगा? स्कार टिश्यू, फाइब्रोसिस, स्प्लेंचिक वैसोडाइलेटेशन या फिर एंडोथीलियल फेनेस्ट्रेशन। तो जो पोर्टल वीनस सिस्टम में यदि प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा? स्प्लेंचिक वैसोडाइलेटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेम पैराग्राफ है, लिवर सिरोसिस को लेके क्वेश्चन है। लिवर टिश्यू इज रिप्लेस्ड विथ फाइब्रोटिक टिश्यू दैट अल्टर्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज। तो लिवर टिश्यू यदि रिप्लेसमेंट होता है फाइब्रोटिक टिश्यू में तो जो नॉर्मल फंक्शन है लिवर का क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम? सिरोसिस ऑफ लिवर। अब यहाँ पर सिरोसिस ऑफ लिवर से जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो लिवर का आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। ह्यूमन बॉडी का ओनली एक ऐसा ऑर्गन जो रिजनरेट होता है बार बार, वो क्या है? लिवर। क्या है? लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिवर सिरोसिस का ही क्वेश्चन है। इन सिरोसिस द स्पेस ऑफ डिसीज इज फिल्ड विथ। तो जो डिसीज है यहाँ पर सिरोसिस ऑफ लिवर में किससे फिलअप होंगी? एपिथेलियल टिश्यू से, पैरेन्काइमा से, इंसिजनल टिश्यू से या फिर स्कार टिश्यू से। जो डिसीज यहाँ पर फिल्डअप होंगी ये किससे होंगी? ये फिल्डअप होंगी स्कार टिश्यू से। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि डिसीज किससे फिलअप होंगी? स्कार टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कम्युनिकेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड।
यहाँ पर क्वेश्चन है द ब्लड कार्पसेल्स आर ऑफ विच काइंड। तो ब्लड में कितने टाइप्स की सेल होती हैं, तो सिंपल है 3 टाइप की, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेम वही है, हिंदी में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के दौरान थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा मुक्त किया जाता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके लिए रहेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करेगा, थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ऑप्शन में था प्लाज्मा, ब्लड, ल्यूकोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर सेम क्वेश्चन है यहाँ पर द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लाज्मा इट्स टू ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट। तो प्लाज्मा के सभी पर्पस हैं किसी एक को छोड़कर, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को, विटामिन को, प्रोटीन को या फिर न्यूट्रिएंट्स को। तो प्लाज्मा हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटीन को करेगा, न्यूट्रिएंट्स को करेगा, बट विटामिन को नहीं करेगा ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेम क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, बहुत ही इजी पेपर था, रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। देखिए यहीं सामने लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स WBC के लिए कहेंगे, वाइट ब्लड सेल्स को थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है। ऑप्शन में था ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन फॉरेन सब्सटेंस या फिर ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। तो यदि थ्रोम्बोसाइट का पहले पूछा तो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करेगी। ल्यूकोसाइट्स WBC का मेन काम क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस और इन्फेक्शन से फाइट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर का क्वेश्चन यहाँ पर जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक्यूट रीनल फेलियर में से क्वेश्चन पूछा है एक्यूट रीनल फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस के कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑर्गन फेलियर, यदि एक्यूट रीनल फेलियर से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे तो क्या होगा, BUN, हेमरेज, अंग विफलता दैट मीन्स ऑर्गन फेलियर या फिर आघात। तो जो डेवलप होगा कॉम्प्लिकेशन वो क्या होगा, ऑर्गन फेलियर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्यूट रीनल फेलियर को लेकर ही क्वेश्चन कि यदि एक्यूट रीनल फेलियर में प्री रेनल फेलियर, पोस्ट रेनल फेलियर, इंट्रा रेनल फेलियर 3 स्टेज बताई गई है एक्यूट रीनल फेलियर की और इनके सिम्टम्स भी हैं। डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज। तो यूरिन का प्रोडक्शन यदि कम हो जाए तो क्या कहलाएगा, इस्कीमिया, एजोटेमिया, क्रेटिनिन या फिर ओलिगोयूरिया। तो ये क्या कहलाएगा, ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर सेम जो टॉपिक है यहाँ पर व्हाट रिफर्स टू एलिवेशन इन नाइट्रोजियस बेस्ड। BUN और क्रेटिनिन का लेवल यदि बढ़ जाता है तो क्या है, डायरेटिक है, एजोटेमिया है, हाइपोबोलेमिया है, फिर हेमरेज है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए BUN और नाइट्रोजन का लेवल यदि बढ़ जाता है तो क्या है, एजोटेमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह फेलियर कौन सा है जो गंभीर वृक्की एक्यूट रेनल फेलियर का सबसे आम रूप है और इसे वृक्क के रक्त प्रवाह में कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेज पढ़ी हमने प्री, पोस्ट, इंट्रा रीनल और इंटरनील, तो ये यहाँ पर ये रही प्री रीनल फेलियर, जिसमें जो रीनल ब्लड सप्लाई है ये क्या रहेगी, इसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी और ये सबसे इनिशियल स्टेज है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्री रीनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर Pre-renal failure is manifested by a sharp decrease in urine output and a disproportion elevation of in relation to serum creatinine level। तो NVS का पेपर जो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा आया था। इन्होंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूरी आपके सामने लिख दी, उसमें से क्वेश्चन पूछे। एक्यूट रीनल फेलियर में पूरे क्वेश्चन लिख के पूरा टॉपिक आपको दिया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे। ब्लड सर्कुलेशन में आपको पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बता के आपसे क्वेश्चन पूछे हैं एंड जो भी पैसेज दिए हैं तो उनमें से भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे वो पूरे क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिए। तो टोटल नर्सिंग के क्वेश्चन थे 70, बाकी रिमेनिंग आपके अदर टॉपिक्स के क्वेश्चन थे। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया उन्होंने तो ये आंसर की डाउनलोड करके देखी होगी, बट जिन्होंने नहीं दिया तो वो भी इस आंसर की को देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।